अगर आपको जीके में इंटरेस्ट है या फिर आप फिल्मों के दीवाने हैं तो आपको पता होगा कि भारत की पहली फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और यह फिल्म बनी थी 1913 में। इस फिल्म के निर्माता थे दादा साहब फाल्के, वही दादा साहब फाल्के जिनके नाम पर भारत सरकार फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान देती है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और यही अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को जो जिनका योगदान बहुत ही बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वह 110 साल पुरानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जो यह 110 साल पुरानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसकी किसी भी फिल्म को आज तक एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी हिंदी फिल्म को आज तक कोई भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। हालांकि 3 फिल्में शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, फाइनल नॉमिनेशन तक भी पहुंची हैं, मगर वह जीत नहीं पाई। 2023 में एक इंडियन फिल्म को मिली है यह अवार्ड, लेकिन उसका निर्माण बॉलीवुड में नहीं बल्कि वह एक तेलुगु फिल्म में है और मूल रूप से तेलुगु में बनी है और बाकी भाषाओं में उसको डब किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ की बनने वाली फिल्में जो हैं वो ऑस्कर में पिछड़ जाती हैं। ऑस्कर जीतने की वह पूरी प्रक्रिया क्या है, उसका इतना महत्व क्यों है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम काफ़ी गहन अध्ययन के बाद किसी भी विषय पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी दे सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और विषय पर आते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारी भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री शामिल है। हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी, मराठी, बांग्ला, असमी, इन सारी भाषाओं की फिल्मों को जब हम मिलाते हैं तो वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री होती है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है वह है बॉलीवुड, यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। तो ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि जिस देश में इतनी सारी फिल्में बनती हों, इतनी भाषाओं में इतनी विविधता के साथ फिल्में बन रही हो, वहाँ की फिल्में ऑस्कर में क्यों नहीं अपना परचम लहरा पाती हैं। इसको समझने के लिए ऑस्कर की उस पूरी प्रक्रिया को समझने की ज़रूरत है, जिससे होकर किसी भी फिल्म को गुजरना पड़ता है फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए और विजेता बनने के लिए। किसी भी फिल्म को ऑस्कर में अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहला जो उसका पड़ाव है वह है रिमाइंडर लिस्ट। और रिमाइंडर लिस्ट उन फिल्मों की एक लिस्ट होती है जो कि फिल्में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करती हैं और ऑस्कर के जीतने के श्रेणी में आ सकती हैं। वह मतलब वो उसको हम अगर साधारण तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप 21 साल के हैं तो आप शादी के लिए एलिजिबल हैं, कानूनी रूप से एलिजिबल हैं, लेकिन शादी होगी नहीं होगी ये आपकी इच्छा पे है या फिर बाकी जो माहौल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यह मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी फिल्म जो किसी एक पर्टिकुलर साल में रिलीज होती है तो उस पूरे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में उन फिल्मों का अमेरिका के 6 शहरों में से किसी एक शहर में 1 हफ्ते के लिए कमर्शियली रिलीज होना ज़रूरी है। ये शहरें कौन सी हैं? ये शहरें हैं अटलांटा, मियामी, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, बे एरिया। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि उसका जो प्रोड्यूसर है वो अपनी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजेगा, ऑफिशियली उसको भेजेगा ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए। अगर फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में आपको फिल्म को नॉमिनेट करना है तो इसके लिए जो पर्टिकुलर देश की सरकार जो है वो ऑफिशियली अपने देश की किसी भी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजेगी और इसमें ज़रूरी है कि उस फिल्म में इंग्लिश में सबटाइटल हो, तभी वह फिल्म उसके लिए एलिजिबल होगी। तो 2023 में भारत की तरफ से द छेलो शो को भेजा गया था ऑस्कर के लिए और यह गुजराती भाषा की फिल्म है। तो भारत का ऑफिशियल एंट्री जो था वो छेलो शो है, जिसको इंग्लिश में द लास्ट शो भी कहते हैं।
और RRR को इंडिपेंडेंट रूप से भेजा गया था, और डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स और ऑल द ब्रीथ, ये 2 फिल्में, और भी फिल्में गई थी, ये 2 फिल्में फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाई थी। तो इस तरीके से जो एक रिमाइंडर लिस्ट तैयार होता है, जो भी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फिर उस रिमाइंडर लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। और इस बार भारत के लगभग 6 फिल्में थीं जो रिमाइंडर लिस्ट में शामिल हुई थी, और ये फिल्में थी गंगूबाई, कांतारा, कश्मीर फाइल, रॉकेटियर, RRR और द छेलो से। तो ये 6 फिल्में रिमाइंडर लिस्ट में शामिल हुई थी। अब इस रिमाइंडर लिस्ट में जो फिल्में शामिल होती हैं, और इस बार लगभग 305 फिल्में थी जो रिमाइंडर लिस्ट में शामिल हुई थी। उसके बाद रिमाइंडर लिस्ट में शामिल होने के बाद पूरा जो एक महाभारत शुरू होता है, और यह महाभारत होता है उन 10,000 मेंबर्स का वोट हासिल करना जो कि उस संस्था के सदस्य हैं जो कि ऑस्कर का चुनाव करती हैं। अब वो संस्था कौन सी है? वो संस्था है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ आर्ट एंड साइंस। यही वह संस्था है जो कि ऑस्कर अवार्ड का चुनाव करती है, और इस संस्था के सदस्यों की संख्या है 10,000, और इनमें से 9600 सदस्य ऐसे हैं जो कि फिल्मों के लिए वोट करते हैं। अब इसके सदस्य कौन कौन से हैं? पहले तो इसके ज़्यादातर सदस्य जो थे वो अमेरिकन थे, और अमेरिकन में भी वाइट फिल्म मेकर्स जो थे वो इसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसके खिलाफ एक बहुत ही मुहिम चलाई गई कि ऑस्कर इज़ सो वाइट, इस तरीके का एक हैशटैग चलाकर मुहिम चलाया गया, और जिसमें इसकी काफ़ी आलोचना हुई कि उसमें इस तरीके से जो एक अलग अलग वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। फिर और इस संस्था ने अपने स्वरूप को बदलने का प्रयास किया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इसमें मेंबरशिप देने की शुरुआत की। अब इसमें महिलाओं की भी काफ़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी है। जो अमेरिकन ब्लैक लोग फिल्म मेकर्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन है, और अमेरिका के बाहर के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इस संस्था का सदस्य होने का एक जो मूल क्राइटेरिया ये है कि आपका फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है, यानी कि आप कोई भी बाहर का व्यक्ति इस संस्था का सदस्य नहीं हो सकता है। तो जो ये 9600 लोग हैं वह 305 फिल्मों के लिए वोट करेंगे, और उसके आधार पर एक नॉमिनेशन लिस्ट तैयार होगी, और फिर उस नॉमिनेशन लिस्ट से फिर एक वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर फाइनल लिस्ट तैयार होती है, फिर उस फाइनल लिस्ट से फाइनल विनर चुना जाता है। तो अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, उसमें कौन से लोग किस कैटेगरी के लिए वोट करते हैं। तो ये जो 9600 लोग हैं उनको 17 कैटेगरी में बांटा गया है, और यह 17 कैटेगरी के लोग अपनी अपनी कैटेगरी के लिए वोट करेंगे। यानी कि अगर कोई एक्टर है तो वो एक्टर कैटेगरी के लिए वोट करेगा, अगर कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर कैटेगरी के लिए वोट करेगा, कोई सिनेमेटोग्राफर है तो सिर्फ उसी के लिए वोट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टर डायरेक्टर के लिए या डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मतलब इस तरह की कोई घालमेल नहीं है। अपनी अपनी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस कैटेगरी के लिए वोट करते हैं। अब ये जो चरण है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल चरण है, क्योंकि इतने लोगों तक अपनी फिल्मों को लेकर जाना, इतने लोगों की नज़रों से अपनी फिल्मों को गुजारना, ये अपने आप में एक बहुत ही दुरूह प्रक्रिया है, और इसके लिए बड़े पैमाने पे आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। एक विदेशी भूमि पे अपनी फिल्मों को इस तरीके से प्रमोट करना निश्चय ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो जब फिल्में रिमाइंडर लिस्ट में जाती हैं तो उसके बाद वहाँ पे अलग अलग एजेंसी को हायर करके जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो जो ये सदस्य हैं उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट करती हैं, और जिसमें बहुत पैसे लगते हैं। इसके फिल्मों को दिखाने के अलावा वहाँ की जो मीडिया है वहाँ पे उसमें अपने फिल्मों को प्रमोट करना, ये सब एक ऐसा काम है जो कि किसी साधारण फिल्म मेकर के बस की बात नहीं है। तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडियन फिल्म्स होती हैं, जो इंडियन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। और RRR की अगर आपने पूरी रिपोर्टिंग पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि RRR के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं राजा मौली, उन्होंने करीब 80 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ अपने प्रमोशन पे। और इसके अलावा एक जो जानकार हैं वो ये भी मानते हैं कि अगर कोई फिल्म
ऑस्कर से पहले कोई बड़ा अवार्ड जीत लेती है तो वह अपने आप जो वोटर होते हैं उनकी नज़र में आ जाते हैं। और आरआरआर के लिए ये एक काफ़ी अच्छा रहा कि ऑस्कर से पहले आरआरआर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर के लिए, और जिसकी वजह से उसको काफ़ी प्रमोशन मिला अमेरिका में। तो ये इसकी भी मतलब ये भी एक आरआरआर के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव साइन था ऑस्कर को जीतने के लिए। तो इस तरीके से जब ये वोटिंग होती है तो फिर फाइनल जो नॉमिनेशन लिस्ट होता है वो तैयार होता है, और इसमें 15 फिल्मों को शामिल किया जाता है। और 2023 में भारत की 2 फिल्मों को इसमें शामिल किया गया था, एक तो आरआरआर और दूसरी थी द छेलो शो। छेलो शो को भी 15 जो लास्ट नॉमिनेटेड फिल्म थी उसमें शामिल किया गया था। और जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पर्स एंड ऑल दैट वी रीड, इसे भी शामिल किया गया। अब जब ये 15 फिल्में शॉर्ट लिस्ट होती हैं उसके बाद फिर से वोटिंग की एक प्रक्रिया शुरू होती है। अब इस चरण में ऐसा नहीं होता कि एक्टर सिर्फ एक्टर या फिर डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर को वोट करेगा, बल्कि हर एक सदस्य हर एक फिल्म के लिए वोटिंग करते हैं। और इसके लिए बेस्ट फिल्म की अपनी एक अलग क्राइटेरिया है, उसका एक अलग तरीका है उसको चुनने का। उसमें एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, जो भी वोटर होते हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, उसके आधार पर जिसको 50% वोट मिलता है, जो 50% वोट हासिल करते हैं उनको बेस्ट फिल्म के लिए चुना जाता है। और जब तक किसी फिल्म को 50% नहीं मिलता है तो उसकी अपनी एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया, उसके ज़रिए उसका चुनाव किया जाता है। लेकिन बाकी जो है वो सिंपल वोटिंग के ज़रिए होता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उसको फाइनल 5 के लिए चुन लिया जाता है। और इस तरीके से फाइनल राउंड की फिल्मों का चुनाव होता है, जिसमें सभी लोग सभी कैटेगरीज के लिए फाइनल लिस्ट में ऑस्कर में अब तक 4 बार किसी भारतीय फिल्म को चुना गया है। पहली फिल्म थी मदर इंडिया, दूसरी थी सलाम बॉम्बे, तीसरी फिल्म थी लगान, और चौथी फिल्म थी आरआरआर। और पहली बार किसी भी भारतीय फिल्म को चुना गया फाइनल विनर के रूप में, और वह फिल्म थी आरआरआर। हालांकि यह फिल्म बॉलीवुड की फिल्म नहीं थी, हिंदी फिल्म नहीं थी, लेकिन हिंदी दर्शकों के बीच भी बड़े पैमाने पे इसे पसंद किया गया था। लेकिन यह फिल्म बनी थी ओरिजिनली तेलुगु में। और 2023 भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि फिल्म ही नहीं बल्कि भारत में बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी अवार्ड जीत कर लेकर आई, और वह डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही महिला हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पूरी ऑस्कर जीतने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कितनी जटिल है, और शायद यही जटिल प्रक्रिया होने की वजह से ही इस फिल्म का जो एक रुतबा है वो काफ़ी बड़ा है। इसलिए शायद क्योंकि इसमें इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट करते हैं और पूरी दुनिया के लोग इसमें वोट करते हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। अक्सर जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों की कुछ एक कमेटी बनती है और वो कमेटी किसी भी फिल्म का चुनाव करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और यही ऑस्कर को बाकी अवार्ड से अलग बनाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और ऑस्कर पे हम कुछ और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अलग अलग इंडिया के और ऑस्कर से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियों को आपके सामने पेश करेंगे। तो तब तक के लिए आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।